आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इस पे आने वाले प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मात्र एक वाक्य है जो इस तरह है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसका मतलब है कि संविधान के निर्माता हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है। कैसा संविधान बना रहे हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं, मतलब संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिससे वह नियम बनाता है और उसे लागू करता है। तो हम आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र हैं, बाह्य मामलों में भी स्वतंत्र हैं। हम अपनी मर्जी का कानून बनाएंगे और उसे देश में लागू करेंगे। विदेशों से हमारा संबंध क्या होगा ये भी हम स्वेच्छा से निर्धारित करेंगे। समाजवादी का मतलब है कि उत्पादन के साधनों पर पूर्ण समाज का अधिकार होना। ये समाजवाद जो है मार्क्स के विचारों वाला समाजवाद नहीं है, बल्कि गांधी और नेहरू के विचारों वाला समाजवाद है, जो लक्ष्य तो रखता है समाजवाद का समानता लाने का, बट साधन के रूप में लोकतंत्र को अपनाता है। ये हिंसात्मक साधन को नहीं अपनाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है यहाँ रिलीजन नहीं है, पंथ जो हमारे यहाँ सेकुलर शब्द प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, उसका ट्रांसलेट है पंथ निरपेक्ष। पंथ कहते हैं भौतिक पथों को, यानी वह रास्ता जिस पे हम जीवन जी रहे हैं। तो इसका अध्यात्म से कोई रिश्ता नहीं है, धर्म से रिश्ता नहीं है। भौतिक जीवन जीने की जो हमारी पद्धति है उसके मामले में कहा जा रहा है कि संविधान राज्य का कोई धर्म निर्धारित नहीं करता, यानी भारत का कोई अपना राज धर्म नहीं है और वह किसी व्यक्ति विशेष को विशेष धर्म या पूजा पद्धति को अपनाने के लिए नहीं कहता है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, और जनता का शासन कई रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब संसदीय लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के लिए विधि विधान बनाते हैं, शासन करते हैं। गणराज्य का मतलब है कि हमारा राज्य का जो प्रमुख है वह वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा होता था। हम स्वयं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से भारत की जनता ही करती है। बनाने के लिए उसे समस्त नागरिकों को न्याय देना है। कैसा न्याय? पहले न्याय क्या होता है? तो जस्टिस इज लाइक ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की तरह होता है। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। तो हमें न्याय वैसा देना है। किस किस क्षेत्र में? तो सामाजिक क्षेत्र में जो भेदभाव आधारित समाज था उसको समाप्त किया गया, छुआछूत को समाप्त किया गया। ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, हर किसी को रोजी रोजगार पाने, स्वयं का व्यवसाय करने और जीविकोपार्जन करने का अधिकार दिया गया। राजनीतिक न्याय, भारत के हर नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार है। सब किसी के वोट की कीमत एक समान होती है और हर कोई राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, जैसे मतदान कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और संभव हो तो राष्ट्राध्यक्ष भी बन सकता है। फिर विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फ्रीडम क्या है? विचार, हमारा कोई भी विचार हो सकता है, हम अपना विचार रखेंगे। सिर्फ विचार ही हमारा नहीं होगा बल्कि उसका एक्सप्रेशन भी होगा, उसको हम कह भी सकेंगे। विश्वास, हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम होगा हम उसको मानने को स्वतंत्र होंगे। धर्म क्या होगा? जो हम चाहेंगे उस धर्म को अपना सकते हैं, व्यक्तिगत मामला है धर्म। और उपासना यानी हमारी पूजा पद्धति क्या होगी, इसके लिए भी राज्य हमको निर्देश नहीं देगा, बल्कि भारत का एवरी सिटीजन फ्री है अपने विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के लिए। इस सब में प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा माने डिग्निटी और अवसर माने अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है
क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी को अपने ढंग का जीवन जीने और जीवन को सुखमय और प्रतिष्ठित बनाने का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ये सब क्यों किया जा रहा है? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। और सुनिश्चित कैसे होगी? तो बंधुता से, फ्रेटर्निटी से, भाई भाई के रिश्ते से। ये सारे मूल्य जो है ना, वह क्यों है? बंधुता लाने के लिए। अगर बंधुत्व होगा, भाई भाई का रिश्ता होगा, तभी राष्ट्र एक होगा, अखंड रहेगा, अन्यथा स्थिति में मुश्किल होगा। तो ये बंधुता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि समानता लाया जाए, स्वतंत्रता लाया जाए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता लाई जाए। समता मतलब अंदर से समानता। और इतने के बाद क्या कह रहा है? दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को, संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा ने ही भारत के लिए संविधान बनाया था और संविधान सभा का गठन भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया? संविधान को अंगीकृत किया। अंगीकृत मतलब अंग से लगा लेना, जो सबसे प्रिय होता है उसी को अंग से लगाया जाता है। इतना ही नहीं, अधिनियमित, इनेक्ट करना मतलब कानून का रूप देना, विधिक रूप दिया गया संविधान को। और उतना ही नहीं, आगे क्या किया गया? आत्मा को अर्पित किया गया। किसको? आत्मा को। कोई सब कुछ नकार सकता है, मुझे स्वतंत्रता में आस्था नहीं है, समानता में विश्वास नहीं है, कानून में विश्वास नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा में विश्वास नहीं है, ये शायद कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कहने के लिए वो रह ही नहीं सकता। जो है, जिसकी आत्मा है, वो जरूर कहेगा मुझे, मेरी आत्मा कह रही है, मेरी आत्मा एहसास दिला रही है। इसी आत्मा को आत्मार्पित किया गया। तो संविधान में निहित मूल्यों को वही ठुकरा सकता है जिसकी आत्मा न हो। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं? तो ये जितने शब्द हैं सब प्रश्न बन चुके हैं या बनने वाले हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निर्भर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पूछा जाता है कि इन शब्दों का क्रम सही सही क्या है? तो याद रहेगा, तभी परीक्षा में सही सही उत्तर लिख पाएंगे। ये क्या होता है प्रस्तावना? तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब प्रारंभिक कथन। फिलॉसफी, दर्शन, यानी संविधान का दर्शन है प्रस्तावना। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल को स्वीकार कर लिया था। इससे निर्धारित होता है कि हमारे संविधान का नेचर क्या है। तो नेचर क्या है? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अब प्रश्न ये भी बनता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं? हुआ है तो कितनी बार हुआ है? आइए कुछ चीजें जान लेते हैं। 1960 बेरुबारी का केस हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए संशोधन भी नहीं हो सकता। लेकिन 13 वर्ष बाद 1973 में केशवानंद भारती का केस बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया। कहा बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड। संविधान का मूल ढांचा जो है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संशोधन क्या होगा? यानी प्रस्तावना तो है संविधान निर्माताओं की इच्छाओं को जानने का एक दर्पण, जो बताता है कि संविधान निर्माता क्या करना चाहते थे। अगर इसको और स्ट्रेंथन करना है, सशक्त करना है, तब तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं के विरुद्ध कोई शब्द इसमें से आप निकाल नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। अब संशोधन कितनी बार हुआ? तो मात्र एक बार हुआ है। ये तो तय हो गया कि संशोधन हो सकता है। कितनी बार हुआ? तो मात्र एक बार। कब हुआ? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 सार्थक शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कुल 4 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, लेकिन 3 सार्थक शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए थे।
1960 बेरूबारी केस और 1973 केशवानंद भारती केस के बीच में 1967 में एक महत्वपूर्ण केस हुआ था गोलकनाथ का। और गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। वैसे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो अंबेडकर जी का कथन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट से सीधे अपने लिए न्याय की अपील कर सकता है, तो उसी को अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसको? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना और इसे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा। अब क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय मतलब क्या इसकी व्याख्या की जा सकती है, क्या इसे लागू किया जा सकता है, क्या इसका विधिक अर्थ महत्व है? तो निश्चित रूप से न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसका विधिक महत्व नहीं है। लेकिन 1950 में गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के विधिक निर्वचन में ये सहायक है। विधिक निर्वचन मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद के किसी भी शब्द में अस्पष्टता होने की स्थिति में उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना से हम मार्गदर्शन ले सकते हैं कि प्रस्तावना क्या अपेक्षा करती है और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकता है। मैं समझता हूं कि प्रस्तावना के संबंध में एक अच्छी समझ करने में मदद मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।